May I come in, sir? Yes, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए। Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए, नाम नहीं बताएं कृपया। जी सर। सर मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले के कड़ेल गांव का निवासी हूं। मेरी 10th तक की एजुकेशन जो गांव में ही सरकारी स्कूल से हुई है। उसके बाद सर 11th-12th में मैंने साइंस मैथ्स लिया। कुचामन सिटी नागौर ज़िले में मैंने नोबल स्कूल से मेरी सीनियर सेकेंडरी हुई है। उसके बाद सर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो महाराजा कॉलेज है उससे बीएससी किया ग्रेजुएशन में सर। वर्तमान में सर मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में एज ए लैब असिस्टेंट कार्यरत हूँ। आपने 2014-2016 में आपकी इतनी बढ़िया परसेंटेज थी, जी सर। इसके बाद साइंस कैरियर को परस्यू क्यों नहीं किया आपने? आपका पीसीएम सब्जेक्ट था तो आप इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर सकते जी थे, सर। क्यों नहीं किया? सर मैंने उसके बाद गया था, मैं कोचिंग भी ज्वाइन की थी मैंने। लेकिन सर 5-7 दिन जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरी जो सर कैपेसिटी है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की नहीं थी। और चूंकि सर मेरा बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर से था तो इतनी इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी परिवार की वो स्ट्रांग नहीं थी। इसलिए सर फिर मैंने, चूंकि मुझे इधर सर इंस्पायर स्कॉलरशिप भी मिल रही थी बीएससी करने के दौरान, इसलिए सर मैंने बीएससी में आने का फैसला किया। तो आपको इंजीनियरिंग में भी मिलती और आपको वहाँ सुविधाएं ज्यादा मिलती। आपका नाम होता 94% से हो आप, जी सर। तो 100 में से 6% ही तो कम थी, तो आपको उस फील्ड में आप एक्सेल करते, जी सर। वो ज्यादा अच्छा था। चलिए ये बताइए, ये फिर आपको आरएएस बनने की कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली, क्या आपके मन में विचार आ गया? सर 2018 में मेरी बीएससी करने के दौरान ही मेरी इसमें जॉब लग गई थी लैब असिस्टेंट में। उसके बाद सर मेरे पास जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ थी, एक नॉर्मल जो सर स्नातक होता है उसके लिए यही होता है कि बीएड करने के बाद या तो एजुकेशन फील्ड में टीचिंग का काम करे, या सर एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है उसके बाद। इसलिए सर मैंने साथ में तैयारी करना शुरू किया। भाई 2018 में आप लैब असिस्टेंट लग गए, आपका ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था। जी सर। तो आपको तो जॉब सेफ्टी तो मिल ही गई थी, जी सर। तब भी आप लगे रहते, फिर आप अपने साइंस में लगते। सर उसके बाद मैंने चूंकि मैं एक बार गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया था और मैंने उधर सर जीके वगैरह पढ़ना भी शुरू किया था, तो सर मैंने आरपीएससी के एग्ज़ाम देना शुरू किया। और सबसे मैंने सर साइंस का से रिलेटेड ही एक एसीएफ का एग्ज़ाम आया था, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस का, वो मैंने दिया था। उसमें सर मेरा पेपर क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें सर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसी दौरान साथ में मैंने आरएस की भी तैयारी शुरू कर दी थी सर, और आरएस 2021 में भी मैंने दिया था और इंटरव्यू दिया, लेकिन उसमें भी सर मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। ओके, चलिए, तो आपने मतलब ठान ही रखी है कि आपने तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही जाना। जी सर। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का तो आपका इरादा पक्का है। अभी इन्हीं दिनों कुछ आपने जैसे बताया कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया, अभी कोचिंग संस्थानों को लेकर सरकार कोई बिल लाई थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से विधानसभा में पास नहीं हो सका और वो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। जी सर। क्या प्रोविजन थे या है जिसकी वजह से उसका कुछ लोगों ने विरोध किया? जी सर, जो कोचिंग इंडस्ट्री के इसका विरोध करने का सर एक बड़ा रीजन ये था कि उनका ये मुद्दा है कि इससे जो प्रशासन है उसके पास उनके मामलों में इंटरफेयर करने के बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाएगी, और सर वो उनके मामलों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे। इसकी वजह से सर उन्होंने इसका विरोध किया था। भाई कोई भी चीज को कानून के दायरे में लाएंगे तो प्रशासन तो अपना डंडा चलाएगा ही। जी सर। लेकिन अगर ऐसी बातें मानने लग गए तो फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे? आप खुद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आना चाहते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि हम सबकी बातें माने? जी सर, चूंकि हम सरकार तो मेजोरिटी में थी, उसको पास करा लेती। सर चूंकि कोई कानून तभी सफल होगा जब जिसके लिए हम बना रहे हैं वो उनको अच्छी तरह से फॉलो करे। सर स्टेक होल्डर्स जो भी कानून के, उनकी राय भी इम्पोर्टेंट है, और उनके सर जो मुद्दे हैं अगर उनका समाधान होता है तो वो कानून सर ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा और उसके अच्छे आउटकम मिल पाएंगे सर। तो इसका मतलब यह है कि सरकार अगर कोई भी उसका अपोज हो तो छोड़ दे बिल? नहीं सर, गए छोड़ना ठंडे नहीं बस्ते में। चाहिए सर। जो भी उसके स्टेक होल्डर्स है, उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो कंसर्न्स है, उनको सुनना चाहिए और सर उनको कंसिडर करना चाहिए। चलिए ये बताइए, आप अजमेर से हैं, जी सर। अजमेर शहर की क्या क्या समस्याएं हैं? जी सर,
सर अजमेर की जो बेसिक जो मुझे प्रॉब्लम दिखती है वो पहली है सर कि क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से बसा हुआ नहीं है, काफ़ी पुराना शहर है। तो सर जो अंदर के पार्ट्स है अजमेर के, वहाँ पे ट्रैफिक की और पोल्यूशन की काफ़ी समस्या है। इसके अलावा सर जो दरगाह और आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे सर बांग्लादेशी घुसपैठी है सर काफ़ी मात्रा में, जो कब्रिस्तान वगैरह है। और सर जो तारागढ़ की जो पहाड़ी है उस पे वो काफ़ी संख्या में वहाँ पे रहते हैं। इसके लिए सर प्रशासन ने अभी चलाया भी और 100 से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पे पकड़े। इसके अलावा सर तीसरी जो समस्या है वो मुझे लगती है सर ड्रग्स की है। ये सर जो घुसपैठी है, और साथ में चूंकि सर पुष्कर एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में सर विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो सर ड्रग्स का भी वहाँ पे काफ़ी अजमेर प्रॉब्लम आ रही है। में दरगाह है, जी सर। उस दरगाह में उर्स होता है क्या? साल में एक बार होता है या 2 बार होता है? और आता कब आता है उर्स, कब मनाया जाता है? सर वो मुस्लिम जो महीना है रजब महीना, उसमें साल में एक बार होता है। साल में एक बार। जी सर। कितने दिन चलता है उर्स? सर एग्जैक्ट कितने दिन चलता है ये तो मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन सर 8 से 10 दिन चलता है। और जो कुल के छींटे की रस्म होती है उससे ये स्टार्ट होता है। क्या है इसकी मान्यता, क्या है कि किसने बनाया इसको और क्यों बनाया था? यस सर। जो सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनकी दरगाह पर ये होता है, और एक मेले के रूप में होता है उनके वहाँ पे सर दरगाह बनी हुई उनकी कब्र के ऊपर। अच्छा, तो कौन से सन में बनवाई थी, किसने बनवाई थी, कुछ याद है? सर जो सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग में किसने बनवाई ये तो सर मैंने कहीं पे नहीं पढ़ा, लेकिन सर जो गयासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले एक अच्छा स्ट्रक्चर बनवाया। जन्नत दरवाजा भी कोई है वहां पे? यस सर। सर जन्नती दरवाजा है जो कि साल में एक बार खुलता है। अच्छा, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा भी है? यस सर। सर ये बेसिकली विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी, एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका नाम सरस्वती कंठाभरण था। उसके बाद सर जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम इसको तुड़वा कर एक मस्जिद का रूप दे दिया गया सर। अच्छा अच्छा। आप लैब असिस्टेंट लगे हुए हैं, जी कौन सी लैब आप संभालते हैं? सर मैं केमिस्ट्री लैब संभालता केमिस्ट्री लैब संभालते जी हैं, सर। ओके। ये मैंने देखा है, एक मिट्टी के तेल में कोई पदार्थ रखा होता है, छूने भी नहीं देते थे हमारे तो जो वो जी थे सर। लैब असिस्टेंट। सर इसको छूना, साहब हम सब में तो बच्चे ही थे, इसको छूना नहीं, क्या रखा रहता है उसमें? सर ये बेसिकली सोडियम होता है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और सर एयर के और जैसे ही नमी के संपर्क में आता है तो वो तेजी से रिएक्शन करता है, उसमें विस्फोट होता है। इसलिए सर उसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। तो कई बार वो तो हमको एक इतना सा टुकड़ा काट के भी दे देता था। जी तो सर। क्या इसको चाकू से काट सकते हैं क्या? ये सर ये जो सोडियम धातु है ये और पोटेशियम और लिथियम है, ये क्षारीय धातुएं हैं, और इनके सर जो मतलब जो अंतिम ब्लॉक में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से सर ये काफी मुलायम होती है, इनको चाकू से काट सकते हैं। अच्छा, ये एक और बताओ कि आप जब टाइट्रेशन करवाते हो, टाइट्रेशन में एक होता है ब्यूरेट, एक होता है पिपेट, जी सर। क्या होता है ये? सर ये बेसिकली उपकरण है। जो ब्यूरेट है उसके अंदर अपन जिस अनुमाप्य को लेते हैं, और एक अनुमापक होता है उसको कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। ब्यूरेट सर मापने के लिए काम आता है, और सॉरी सर जो पिपेट होता है वो अपन जो अनुमापक लेना है जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट, उसको खींच के बनने के लिए काम आता है। वो सर बेसिकली पिपेट का यूज इसलिए करते हैं ताकि एक एग्जैक्ट मात्रा अपन ले सके उसको खींच के, और सर एक उसके लेने के दौरान वो इधर उधर बिखरे नहीं और गिरे नहीं। एक होता है कैपिलरी रिएक्शंस, पढ़े आपने? कैपिलरी रिएक्शन, केशनली क्रिया उसको। हाँ, ये क्या होता है वो? सर ये जो पृष्ठ तनाव होता है, और जो उसका एक होता है सर, उसके अंदर जो जैसे सर मिट्टी के अंदर ये देखने को मिलती है, तो सर जो निम्न स्तर से ऊंचे स्तर पर सर जो द्रव चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण, उसको सर कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं। संभल अब की बार काफी चर्चा में रहा है, यस सर। क्या कारण था कि चर्चा में रहा? सर अभी ईद के दौरान वहाँ पे सर जो जुम्मे की नमाज थी, और उसी दिन सर होली का त्यौहार भी था, तो इसकी वजह से सर वहाँ पे एक ऐसा मतलब प्रशासन का अनुमान था कि कुछ सांप्रदायिक सर वहाँ पे झगड़े हो सकते हैं। तो उसके बाद सर वहाँ पे एक जो वहाँ के जो डीएसपी लगे हुए थे, सर्किल ऑफिसर, उनका बयान भी सर इस मामले में काफी चर्चा में रहा था। ये कुंभ, महाकुंभ के बारे में ये कहा जाता है कि 66 करोड़ लोगों ने वहां पे है वो महाकुंभ में जी सर स्नान किया है। ये 66 करोड़ का अनुमान कैसे लगा लिया इन्होंने? जो सर
66 करोड़ के आंकड़े का तो अब सर प्रशासन बता सकता है उन्होंने किया है, लेकिन सर मुझे भी लगता है कि 66 नहीं, करोड़ प्रशासन में भी तो आप वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के जी सर। लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो ना, तो प्रशासन ने कैसे अनुमान लगाया होगा कि ये जो 66 करोड़ लोग यहाँ पे आ गए हैं? सॉरी सर, अभी इसके बारे एलन मस्क है वो अभी काफी चर्चा में है, जी सर। क्यों है ये चर्चा में है? जो सर एक तो जो अमेरिका की जो नई सरकार बनी उनमें उनको काफ़ी महत्वपूर्ण रोल मिला है, और सर ऐसी भी चर्चाएं हैं कि जो सरकार बनी है उसके पीछे उनका भी कैंपेन में काफ़ी रोल रहा है। इसके अलावा एक सर जो उन्होंने डोज बनाया है जिसमें जो मितव्ययिता के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, उसका हेड बनाया। इसके अलावा सर उन्होंने ट्विटर से एक एआई के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है, और एक सर एक चैट जीपीटी जिस टाइप में एक सर उन्होंने एक ग्रोक वो लेके आए हैं जो अभी काफ़ी चर्चा में है सर। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे है वो काफी एडवर्स इफेक्ट आने की संभावना है इस रेसिप्रोकल टैक्स की वजह जी से, क्या सर। कारण है? जी सर। सर जो भारत के अमेरिका है उसमें एक सर ऑटोमोबाइल जो भारत से निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं में है। सर अभी वहाँ पे जो टैरिफ है, अमेरिका जो भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं पे टैरिफ लगा रहा है वो भारत की तुलना में काफ़ी कम है। भारत उसकी तुलना में 5 गुना सर टैरिफ लगा रहा है। अगर सर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है तो सर जो भारत से जो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कमी आएगी, उसमें सर ऑटोमोबाइल एक महत्वपूर्ण। बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम सुना है? जी सर। क्या है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली अपन ट्रेड के मामले में लेते हैं कि जैसे अगर किसी दो देशों के बीच अगर आयात और निर्यात बराबर है तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट माना जाता है। और अगर सर किसी एक देश की से निर्यात की तुलना में आयात ज़्यादा है, आयात की तुलना में निर्यात माना जाता है, तो उससे भुगतान असंतुलन माना जाता है। ये वक्फ बिल की है वो काफी चर्चा है, जी सर। इसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी है? सर अभी मैं वक्फ बिल के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है सर। अच्छा, नहीं पढ़ा है। जी सर। आयुष्मान आरोग्य योजना है वो क्या है ये? जो सर ये जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, वो जो सामाजिक आर्थिक गणना हुई थी सर 2011, उसके आधार पे जो सीमांत कृषक है और सर जो संविदा कार्मिक है उनके कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य बीमा के लिए योजना है सर। गिग वर्कर्स के लिए है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है वो स्कीम ला रही है। ये गिग वर्कर्स होते क्या हैं? यस सर। सर जो गिग वर्कर होते हैं वो बेसिकली टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं, और इनका सर कोई स्थायी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये जब फ्री होते हैं तब वहाँ पे काम कर सकते हैं और उनके काम के अकॉर्डिंग इनको मजदूरी मिलती है। अभी कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा गिग वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं? सर मुझे सटीक जानकारी नहीं, लेकिन सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ। बताओ क्या है? सर जो फूड डिलीवरी है, और इसके अलावा सर जो ये उबर और ओला वगैरह, इसमें सबसे ज़्यादा। क्वाड क्या है ये? सर ये एक चतुष्कोणीय संवाद है जो कि एक गैर सैन्य गठबंधन के रूप में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। सर इसके ऊपर इसका कोई घोषित उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए ये गठबंधन बना है। कितने देश हैं इसमें? 4 देश। कौन कौन से? सर भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा अच्छा। एक सहकारिता विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। जी सर। उसका क्या कंसेप्ट है सहकारिता विश्वविद्यालय खोलने का, और किसके नाम से खोला जा रहा है? सॉरी सर, अभी इसके बारे में जान। सहकारी टैक्सी के बारे में सुना है? ये सहकारी टैक्सी का भी कंसेप्ट आया है। यस सर। अभी जो हमारे गृह मंत्री वही सहकारिता मंत्री है, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जैसे उबर और ओला है वैसे ही हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे सहकारी टैक्सी का, जहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं लोग। इससे ये होगा कि जो बीच में ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है जैसे उबर ओला, वो बीच में सर जो पैसे लेते हैं दोनों से ही, सर जो ग्राहक है उनसे भी लेते हैं और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं एज ए गिग वर्कर उनसे भी लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट उनके पास नहीं जाएगा और लोगों की आमदनी जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी बढ़ेगी और लोगों को आसानी से परिवहन सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज में भी मिलेगी। राजस्थान की कोई राजस्थान सरकार की दो फ्लैगशिप योजना बता दीजिए मुझे। जी सर। एक तो चिरंजीवी योजना थी जिसका नाम अब चेंज कर दिया है। क्या कर दिया अब? इस मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। और इसके अलावा सर उद्योग क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वरोजगार प्रोत्साहन योजना है। ठीक है सर। जी, तो आपने बताया केमिस्ट्री
जी सर। देख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में, जी सर। और सोडियम की बात भी की थी आपने, लिथियम की बात भी की थी। लिथियम आजकल बहुत चर्चा में है, जी सर। क्यों? सर ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री है उसमें बैटरी बनाने के लिए जो रेयर अर्थ मटेरियल यूज होता है उसमें सर लिथियम एक महत्वपूर्ण धातु। लिथियम रेयर अर्थ मटेरियल है क्या? सर लिथियम रेयर अर्थ मटेरियल तो नहीं है। रेयर अर्थ मटेरियल कौन से होते हैं? सर वर्मिक्यूलाइट है सर उसमें एक। वर्मिकुलाइट क्या होता है? वर्मिक्यूलाइट सर एक तत्व ही है जो बैटरी में ही काम आता है सर। वर्मिकुलाइट तत्व है या लिथियम तत्व है? सर लिथियम तत्व है। तो बैटरी में क्या काम आता है? सर बैटरी में लिथियम ही काम आता है। तो और क्या खासियत है इस लिथियम बैटरी की, क्या खासियत है? लिथियम ही क्यों काम में आता है? सॉरी सर अभी इसके बारे में। सर लिथियम आयन बैटरी बनती है लेकिन इसके बारे में मुझे पता नहीं। तो ये जो बैटरी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये कौन सी बैटरी, कहाँ पे काम में आती है ये? सर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है इनमें काम में आती है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे इतना आजकल जोर क्यों है? यस सर। सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सर जो भारत है और पूरे विश्व में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि सर जो आने वाले समय में सर जो जीवाश्म ईंधन है उनकी एक लिमिट है, वो ख़त्म भी होंगे। इसके अलावा सर पर्यावरण प्रदूषण भी काफ़ी मात्रा में उनसे होता है। इसलिए सर और भारत सर जो जीवाश्म जो ईंधन है पेट्रोलियम वगैरह उसका निर्यात पे डिपेंडेंट है काफ़ी मात्रा में। इसलिए सर निर्यात पे, आयात पे? हाँ सॉरी सर आयात पे। ठीक। तो आपको लगता है कि लिथियम बैटरी से ये समस्या पर्यावरण की हल हो जाएगी? सर चूंकि भारत में लिथियम के सीमित भंडार है इसलिए ये समस्या भी भारत के सामने है कि चूंकि सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो मेन खर्चा होता है वो बैटरी का ही होता है। इसलिए सर लिथियम बैटरी की व्यवस्था उसकी अपनी समस्याएं हैं। लिथियम तो कहीं से निकाला जाएगा और उसको प्रोसेस करना है, जी सर। तो वो भी पर्यावरण के अनुकूल है कि सर उसमें भी जैसे काफ़ी मात्रा में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह यूज होगा तो और उसके सर पर्यावरण पे इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं। फिर इतना क्यों चल रहा है उसके ऊपर? जी सर। लेकिन सर जो उससे इम्प्लीकेशंस आएंगे वो हमारे नियंत्रण में रहेंगे, उनको कंट्रोल किया जा सकता है और जो सर उनसे वेस्ट निकलेगा उसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। चलिए, एक आप चूंकि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफ़ी चर्चा होती है। जी सर। तो आपको क्या भिन्न है इसमें? सर जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की उसमें सर बेसिकली रटने की प्रवृत्ति ऐसा माना जाता है कि रटने की प्रवृत्ति और पर ज़्यादा जोर दिया गया था, वो रोजगार उन्मुख नहीं थी। तो इसलिए सर मतलब आज के टाइम के अकॉर्डिंग शिक्षा के क्षेत्र में जैसे रोजगार उन्मुखी बनने उसको और बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सर, इसके लिए ये लाएगी। तो रोजगार परक बनाने के लिए क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं सर? सर इसमें जैसे व्यावसायिक शिक्षा का कंसेप्ट लाया गया है कि कक्षा 6 से ही हम व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करेंगे। इसके लिए सर अभी कक्षा 9 से सर चल रही है ग्रामीण स्कूलों में। जैसे सर हमारी जो विद्यालय है वहाँ पे भी हेल्थ केयर और रिटेल व्यावसायिक शिक्षा के रूप में संचालित हुए हैं अभी। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विद्यालयों का आज, वो जो हम करवा रहे हैं उसी के लिए सक्षम नहीं है। तो ये संभव है ये सब कर पाएंगे हम लोग? सर सर इसके लिए मेरा ये मानना है कि हमें निजी क्षेत्र को इसमें हम इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि सर वो वेल इस्टेब्लिश्ड है, उनके पास संसाधन भी है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर हम पार्टनरशिप को उनकी यूज करते हैं। वो निजी क्यों क्षेत्र करेंगे आपके साथ पार्टनरशिप? सर जो हम अगर लैब्स बनाने में और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में जो खर्च करेंगे अगर वही हम निजी क्षेत्रों को भुगतान करते हैं तो सर वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम उसको काम में ले सकेंगे। चलिए, एक सवाल आपसे, ये आपने कहा कि साइकिलिंग आपकी हॉबी है। जी सर। तो इससे क्या मतलब, किस तरह की साइकिलिंग करते हैं आप? सर जो नॉर्मल साइकिल चलाते हैं बचपन से ही चला रहा हूँ। अभी सर जैसे हमारे आना सागर का पाथवे बना हुआ है अजमेर में चारों तरफ 7-8 किलोमीटर का, वहाँ पे जैसे मैं संडे को शाम को साइकिल चलाता हूँ एक बार पूरा। चलिए, और कोई ऐसे साइकिलिस्ट जो हैं इंटरनेट कोई आपको जो आपको करता है, इंस्पायर करता है? सर इंटरनेशनल लेवल पे तो मैं ऐसे किसी व्यक्ति विशेष से इंस्पायर नहीं हूँ, लेकिन सर भारत में कुछ अच्छे साइकिलिस्ट कौन कौन है? सर जैसे भारत में सर एक अंडमान निकोबार की प्रथम साइकिलिस्ट थे, उन्होंने मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। साइकिलिंग में हम लोग इतने पीछे क्यों हैं? एशिया में या इंटरनेशनल में तो खैर छोड़िए, एशिया में भी हम लोग कहीं नहीं आते। यस सर। सर साइकिलिंग को हमने एज ए परिवहन के साधन के रूप में ही यूज किया है अभी तक और उसको स्पोर्ट्स
मैं सर पता भी नहीं होता कि ये साइकिलिंग स्पोर्ट्स भी हो सकता है, तो मुझे लगता है कि सर यही वजह है कि बचपन से इसमें रुचि नहीं जाग पाती लोगों की, एज स्पोर्ट्स। चलिए, थैंक यू। एक वेलोड्रम वर्ड होता है साइकिलिंग में, क्या होता है वेलोड्रम? सॉरी सर, मुझे अभी जानकारी। चलिए, थैंक यू, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते। थैंक यू सर।